बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। आज जी अल्बेंडाजोल 10% ये डिवर्मिंग की मेडिसिन है। मैं किसी मेडिसिन की पब्लिसिटी नहीं कर रहा। आपने किसी भी कंपनी की यानी कि डिवर्मिंग की दवाई जो है ना, अपने जानवरों को ज़रूर पिलानी है। और इसका एक टिप मैं देता हूँ कि आपने जब डिवर्मिंग करनी है तो जब आप किसी भी एक डेट में, सपोज़ आज 10 तारीख़ है, तो आपने आज अगर डिवर्मिंग की है, उनको कीड़ों की दवाई पिलाई है, तो उसके 10 दिन के बाद एक दफ़ा फिर पिलानी है। उसकी वजह ये है कि जब पहली दफ़ा आप दवाई देते हैं ना, तो उससे पेट के कीड़े मर जाते हैं, लेकिन अंडे रहते हैं। अब अंडे भी होते हैं ना पेट में मौजूद, ये कीड़े अंडों से, लार्वे से पैदा होते हैं। वो 10 दिन के अंदर अंदर वो भी बाहर निकल आते हैं, तो कीड़े फिर दोबारा बन जाते हैं। तो दवाई देने का फ़ायदा कोई नहीं होता। अगर आप 10 दिन के बाद दोबारा रिपीट करेंगे मेडिसिन, तो वो जो अंडों से निकले हुए बच्चे हैं ना, वो भी किल हो जाएंगे। तो फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके कीड़े बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे एक दफ़ा। उसके बाद फिर मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 6 माह तक तो कम से कम कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर चारा खाने से अगर दोबारा पेट में कीड़े पैदा होते हैं, तो आप कम अज़ कम 6 माह के बाद फिर दोबारा करें। साल में 2 दफ़ा डिवर्मिंग आपको लाजमी करनी चाहिए। इसके अलावा एक और डिवर्मिंग होती है बेरोनी जिल्द के कीड़ों की, उसे एवरमेक्टिन कहते हैं, वो भी एक दफ़ा करनी चाहिए। तो ये तो मुख्तसरन मेरा एक टिप थी जो मैं करता था। डिवर्मिंग एनिमल में बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी जो साहब गांव के थे, जहां ज़मीन खुली अवेलेबल होती है, तो वो उनकी वीडियो देखी, अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। यूट्यूब में वीडियो लगाना आजकल इतना आसान हुआ है कि हर बंदा अपनी अपनी राय देता है, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। देखने वाले ने समझना है, लेकिन जो यूट्यूबर है ना, उसको ये ज़रूर समझना चाहिए कि यार मैं जो ये इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उससे किसी को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो, और फार्मिंग जो गोट फार्मिंग है उसको फ़रोग़ मिले। उन साहब की यूट्यूब चैनल से जो मैंने वीडियो देखी, उससे ये प्रूफ हो रहा था कि गांव के लोगों के अलावा बकरी फार्मिंग कोई नहीं कर सकता। जैसा कि हम लोग टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग करते हैं या स्टॉल फार्मिंग करते हैं, एक जगह पे बांध के बकरियां पालते हैं। बड़े बड़े फार्म भी बनाए हुए हैं। शाह साहब हैं एक हमारे, हसन शाह साहब, उनका फार्म अभी तक पाकिस्तान में एक अच्छा फार्म है। इससे भी अच्छे होंगे जो हमें नहीं पता, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करके आप अपना चारा इकट्ठा करके एक ही जगह पे गोट फार्मिंग जो है ना, वो हसन साहब का इस वक्त तक का सबसे आइडियल है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को तरक्की करनी चाहिए। फार्मिंग में बंदे को अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, गांव का, विलेज का, 2-4 बकरियां रख ली या 20-50 रख ली, या एक यानी कि 10-20 बकरियां इकट्ठी करके आपने इकट्ठी की, और आप वो एक लंबा सा टांगा सा लेके आप बाहर खेतों में, जंगलों में या नहर के किनारे आप बकरियों को फ्री चारने, वो भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। मैं उससे इनकार नहीं करता, वो तो बहुत फ़ायदेमंद है। वो तो फ्री में है, यानी कि आलमोस्ट फ्री में है। आपने सारा दिन बकरियां चराई और चराने के बाद आप घर ले गए। शाम को अगर ज़रूरत हुई किसी बकरी जानवर को, तो वो वंडा शंडा डाला, दाना शाना कनक शनक डाली, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। पेट भर गया बकरियों का, तो सादगी से आपकी ग्रोथ होती रहेगी, फ्री में चारा होता रहेगा, तो वो तो बेहतरीन फ़ायदेमंद है। उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद फार्मिंग हो ही नहीं सकती।
کیونکہ آپ کی کاسٹ بکریوں کی خوراک پہ تو لگی نہیں، تو وہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن میں یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، یا تھوڑی سی اپنی انفارمیشن یا اپنا تجربہ یا اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا ٹریڈیشنل طریقے جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہم اس کو جدید طریقے سے، جیسا کہ دنیا میں ہو رہا ہے دنیا میں فارمنگ سٹال فارمنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے ملکوں میں جنہوں نے ترقی کی ہوئی ہے وہ سٹال فارمنگ کر رہے ہیں، تو سٹال فارمنگ میں بھی نقصان نہیں ہے، اور ایک بکری یا 10 بکریوں کے بجائے 100 بکری 500 بکری پالیں، اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ بڑے بزنس مین اس میں آئیں، وہ انویسٹ کریں تو ان کو کروڑوں کا فائدہ ہوگا، کروڑوں لگائیں گے تو کروڑوں کا فائدہ ہوئے گا۔ ابھی میں وہ صاحب کی ویڈیو کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ان کا مقصد کہنے کا تھا کہ بکری کو باہر چرنا بہت ضروری ہے۔ میں ان کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ پولٹری فارمنگ جو ہے نا آج کل جو چل رہی ہے وہ سٹال فارمنگ پہ چل رہی ہے، ایک ہی جگہ پہ مرغی رہتی ہے اور وہاں وہ بڑی ہوتی ہے، اور کچھ تو گوشت کے بھاؤ بک جاتی ہیں، 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر وہ اتنا تیار ہو جاتی ہے کہ وہ گوشت بکتا ہے اس کا۔ اور دوسری طرف بکری انڈے والی ہے، وہ 5 مہینے ایک ہی جگہ پہ پلتی ہے، وہیں انڈے دیتی ہے، انڈے سال یا 2 سال اس سے انڈے لیے جاتے ہیں اور وہیں سے وہ بعد میں ذبح ہونے چلے جاتی ہے۔ پہلا ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم کیا تھا کہ مرغیاں لوگ گھروں میں رکھتے تھے پرانے زمانے میں، اگر کچھ جو نوجوان ہیں تو وہ اپنے بزرگوں بڑوں سے پوچھے کہ گھروں میں مرغیاں رکھتی تھی، وہ کھول دیتے تھے، وہ باہر پھرتی تھی، یا کسی ڈیرے پہ تھی وہ باہر کھیتوں میں پھرتی رہتی تھی، انڈا دینے کے لیے گھر آ جاتی تھی۔ تو وہ ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم تھا، کسی کے پاس 10 مرغیاں، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 5 ہیں۔ تو یہ پولٹری فارم والوں نے ہزاروں کے حساب سے مرغیاں ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے رکھی، اور ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے انڈے اور ان کا گوشت بیچنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ نئی ٹیکنالوجی کی طرف جائیں تو یہ گوٹ فارمنگ بھی لائک مرغیوں کے پولٹری فارم کے حوالے سے اگر اس کو کنسیڈر کریں تو سٹال فارمنگ پھر ہزاروں میں ایک انڈسٹری بنے گی۔ آپ اس کو ایک جگہ پہ رکھ کے پالیں گے تو یہ اچھی گروتھ کرے گی، اور آپ اپنی مرضی سے اس کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ حافظ۔